In the first session, I have discussed with you the definition of deposits according to the company's acceptance of deposits rules 2014. And in the second session, I have discussed with you what are two different kinds of deposits. One is under section 73 and the other one is under section 76. तो सेक्शन 73 और सेक्शन 76 को मैं आने वाले सेशन में दोबारा से रेज करूंगा, दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा आपको, और आप उससे पहले ये चाहिए आपको कि आप अच्छे से 73 और 76 का जो डिफरेंस है वो कॉम्प्रीहेंड कर ले ताकि आपको अच्छे से आ जाए। और एग्ज़ाम में ये बेटा बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आइए डिपॉजिट्स के बारे में हम थोड़ा और बेसिक जानकारी को अपना बढ़ाएंगे कि किस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन से सेक्शंस अप्लाई होते हैं, कौन से रूल्स हमें पढ़ने हैं। ये सब बातें हम आज के इस सेशन में शुरुआत इससे करने वाले हैं। तो डिपॉजिट्स की बात हम करेंगे और सबसे पहले डिपॉजिट्स के लिए डेफिनेशन हम सीख चुके हैं डिपॉजिट की, और काइंड्स ऑफ डिपॉजिट भी सीख चुके हैं। अब दोनों तरह के डिपॉजिट्स के लिए सेक्शन 73 के लिए एक अलग से प्रोसीजर है, लेंदी प्रोसीजर पूरा डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और सेक्शन 76 के लिए अलग से प्रोसीजर है, उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे लॉजिक्स के साथ, अपने रीजनिंग के साथ। चलिए, तो यहाँ डिपॉजिट्स की बात हम करने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से कंपनीज एक्ट के सेक्शंस पढ़ने हैं। अब आपको पता है बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है और 1956 रिपील हो चुका है, लेकिन 1956 को पूरी तरह से रिपील नहीं किया गया है, उसके कुछ सेक्शंस अभी भी इफ़ेक्टिव हैं। तो क्या वो सेक्शंस डिपॉजिट्स के लिए हैं या नहीं, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं आज के इस शुरुआत के सेशन में। शाबाश बेटा, आपने बात को ध्यान से सुनना और समझना है। तो डिपॉजिट्स लीगल फ्रेमवर्क इसका हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कानून इसके ऊपर लागू होते हैं। तो शाबाश, हम दो पार्ट पे इसको सेग्रीगेट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों के बीच में क्या है, एंड है। शाबाश। जो सेक्शन 70 जो इसमें जो फर्स्ट है वो है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, और जो रूल्स हैं उसको भी आपने ध्यान से नोट करना है। कंपनीज एक्सेप्टेंस of deposits rules 2014। कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 लिखने का तरीका है, लिखने का तरीका आप सीख लीजिए। सबसे पहले कंपनीज को प्रीफिक्स करना है, फिर विद इन ब्रैकेट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ब्रैकेट क्लोज रूल्स के बाद कोमा 2014। ये रूल्स को लिखने का तरीका है, और इसी तरीके के अगर आप लिखेंगे तो इससे आपके आंसर का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इंप्रेशन डालना आपको सीखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि दुनिया इंप्रेशंस जरूर देखती है, दिखावा जरूर देखती है। ठीक है, तो इस दिखावटी दुनिया के अंदर तो अगर आपको अच्छे से सक्सेसफुली जीना है तो इस दुनिया के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, ये बात ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ब्रैकेट कहाँ लगा रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इम्प्रेशन की बात है बेटा। और छोटी सी लापरवाही से अगर हमारा बैड इंप्रेशन पड़े तो ऐसा क्यों हो, तो जो हम काम अच्छे से कर सकते हैं तो हमें अच्छे से ही करना है उसे। तो कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 लिखने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। एज फार एज सेक्शंस, अब एक्ट की बात हमने करी कि कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होता है, तो कौन से सेक्शन अप्लाई होते हैं वो आप यहाँ नोट कर लीजिए। सेक्शंस 73 to 76, सेक्शन 73 to 76 एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि आज मेरा बस इसके लिए डिपॉजिट्स के लिए कोई बेसिक चर्चा मुझे करनी है आपके साथ, कंसेप्ट क्लियर करना है बेटा। शाबाश। अब डिपॉजिट्स कौन एक्सेप्ट करते हैं? कंपनीज। तो अब हम
डिपॉजिट्स के कंटेक्स्ट में, डिपॉजिट्स के रेफर करते हुए, डिपॉजिट्स के कंसेप्ट का हवाला देते हुए मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और आप ध्यान से सुनेंगे। टेक्निकल बात है, जिंदगी में काम आने वाली बातें मैं आपको बताने वाला हूं। शाबाश। ठीक है, अगर हम कंपनीज का क्लासिफिकेशन करें तो कंपनीज के क्लासिफिकेशन फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा कि हम कंपनीज के क्लासिफिकेशन कई तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंपनीज का पहले क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ, लिखिए बेटा ऊपर, शाबाश, टाइप ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ, ऊपर हेडिंग बना लीजिए बेटा पेज के, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, on the basis of business activity. Types of companies on the basis of business activity. शाबाश। तो इस कंटेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम कंपनीज को डिफरेंट पार्ट पे क्लासिफिकेशन करेंगे। शाबाश। 3 पार्ट पे हम कंपनीज को क्लासिफाई करने वाले हैं, ध्यान से आपने देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा बैंकिंग कंपनीज। अब बैंकिंग कंपनीज की एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा, और दूसरी है बेटा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ऐसा हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको इसका लॉजिक पता लग जाएगा, और फिर आपको अच्छा लगेगा कि सर हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। और एक कंसेप्ट क्लियर करना है मुझे आपका, इसीलिए मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ कंपनीज की क्लास तो नहीं है, ये तो डिपॉजिट्स की क्लास थी। तो डिपॉजिट्स की क्लास में सर ये टाइप ऑफ कंपनीज आप क्यों डिस्कस करने लगे हो, इसके पीछे एक कारण है। थोड़ा सा पेशेंस करके आप बस मेरी बात सुन लीजिए एक बारी। नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, और तीसरी टाइप की कंपनीज है नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल। पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगा एग्जाम्पल के साथ। नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं नॉन बैंकिंग NBFC। शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देते हैं, NBFC। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं NBNFC। शाबाश, NBNFC। तो बैंकिंग कंपनी, इनके एग्जाम्पल भी हम नोट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। तो बैंकिंग कंपनीज का एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले ICICI लिमिटेड जो कंपनी है, उसके लास्ट में सफिक्स क्या होता है, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, ICICI लिमिटेड। और NBFC का हम जिक्र करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंकिंग कंपनीज क्या होती हैं बेटा, जो रिटेल बैंकिंग करती हैं, ठीक है, जो सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं, करंट अकाउंट्स खोलते हैं, जिनका मेन फंक्शन बैंकिंग है। ठीक है, आजकल बैंकिंग कंपनीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज़ देने लग गई हैं, जैसे कि आप बैंक्स आपके लिए आजकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे कर देते हैं, आपके बिल पे कर देते हैं, आपके इंश्योरेंस की किस्तें दे देते हैं, कार की किस्तें दे देते हैं, आपके मकान की किस्तें दे देते हैं। तो बैंकिंग कंपनीज जिनका काम है रिटेल बैंकिंग करना। ठीक है, रिटेल बैंकिंग, फाइनेंशियल बैंकिंग के साथ फाइनेंशियल वर्ड जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो बैंकिंग के साथ फाइनेंशियल वर्ड तो है ही है, यानी ऐसे नहीं कि बोल सकते बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी, क्यों नहीं बोलते। तो इट्स ऑब्वियस, इट्स अंडरस्टूड, इट्स इम्प्लाइड कि बैंक्स तो पैसे में ही डील करते हैं ना। मेन चीज़ तो
फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं? एक जगह से पैसा लेना, दूसरी जगह इन्वेस्ट करना, कुछ लोगों से पैसा लेना, कुछ लोगों को देना। तो बैंकों का काम ही यही है, इसलिए बैंकिंग कंपनीज के साथ फाइनेंशियल वर्ड नहीं जोड़ा जाता, इट्स इम्प्लाइड। बाकी नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग का मतलब क्या है? जो रिटेल बैंकिंग नहीं करते, जो आपके सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट्स, ये नहीं काम नहीं करते, लेकिन इनका मेन काम फाइनेंशियल नेचर का होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, एग्जांपल आपको देता हूँ, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड, ठीक है, शाबाश। अब नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज की बात कर, जैसे मैं बात करूं टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, जैसे भारती एयरटेल, भारती एयरटेल, ये क्या है? नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल, यानी ना तो वो उनका कोर एक्टिविटी कुछ प्रोडक्ट बनाना है, कोई जैसे टाटा मोटर्स क्या बनाती है? कारें बनाती है, ट्रक बनाती है। भारती एयरटेल क्या करती है? भारती एयरटेल, भारती सेलुलर लिमिटेड, ये क्या करती है? ये मोबाइल टेलीफोनिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ना तो इनका काम बैंकिंग है, इसलिए कह रहे हैं नॉन बैंकिंग, और ना इनका काम फाइनेंशियल नेचर का है, तो इसलिए कह रहे हैं नॉन फाइनेंशियल। नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, ना ये बैंकिंग वाले काम कर रहे हैं, ना ये फाइनेंशियल वाले काम कर रहे हैं। फिर कौन से काम कर रहे हैं? बाकी के काम कर रहे हैं। बाकी के काम कितने हो सकते हैं? लाखों करोड़ों हो सकते हैं, हजारों लाखों हो सकते हैं बाकी के काम, तो वो ये काम करते हैं। तो नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं? अब सवाल ये है, हम ये बेटा इसलिए कर रहे हैं, अब हमें ये सीखना है कि अगर बैंकिंग कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करे तो क्या उनके ऊपर, शाबाश, डिपॉजिट्स के सेक्शन 73 76 अप्लाई होंगे, 73 टू 76 अप्लाई होंगे, रूल्स अप्लाई होंगे। तो आगे आप नोट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ these companies accept deposits, these companies मतलब बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। if these companies accept deposits, then section 73 to 76, section 73 to 76 and rules do not apply, do not apply। बहुत ध्यान से, बहुत खूबसूरत तरीके से, नंबरों की बेटा बारिश हो गई है, यहां पर कंसेप्ट्स की बारिश हो गई है, ताकि आप गलती ना करें। एक ही जगह पर ये सारे पॉइंट्स, सारे नियम मैं यहां रख रहा हूं आपके लिए। अगर आप इन्हें याद करेंगे, इन्हें अपने साथ कैरी करेंगे इस नॉलेज को, तो एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है आपका। और अब हम सीखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अगर ये कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट करें तो क्या सेक्शन 73 टू 76 एंड रूल्स, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014 अप्लाई होंगे? शाबाश। इफ these companies accept deposits, then section 73 to 76 and rules do not apply। तो फिर ये रूल किसके लिए बने हैं? अब सवाल आता है कि सर बैंकिंग कंपनीज के लिए भी अप्लाई नहीं होते? क्योंकि बेटा बैंकिंग कंपनीज में और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम चलते हैं, यहां पर एमसीए के नियम नहीं चलते, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूल्स नहीं चलते। तो ये इसका लॉजिक है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। रूल्स डू नॉट अप्लाई, शाबाश,
ये सेक्शंस अप्लाई नहीं होते हैं। तो फिर अब सवाल उठता है जी, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनीज अगर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स करें तो क्या उनके ऊपर ये सेक्शन 73 टू 76 एंड रूल्स अप्लाई करेंगे? यस, अप्लाई करेंगे। शाबाश, आइए नोट करेंगे मेरे साथ। इफ these companies accept deposits if these companies accept deposits then sections 73 to 76 and rules अप्लाई। तो अब आपको यहाँ समझ में आया होगा कि ये रूल्स हमें एक्चुअली किन टाइप्स की कंपनीज के लिए एक्चुअली हमने ये रूल्स पढ़ने हैं। 73 एंड रूल्स अप्लाई। तो इस पॉइंट को बेटा मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा, इसको बहुत अच्छे से आपने नोट करना है और समझ के आगे बढ़ना है। शाबाश। अकॉर्डिंग टू रूल 2, आप ध्यान से बात को सुनेंगे, समझेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल 2, क्लोज 1 सब क्लोज टी। शाबाश बेटा। तो डेफिनेशन है ये, क्या है ये डेफिनेशन है, किस चीज की डेफिनेशन है? अर्लियर हमने डिपॉजिट की डेफिनेशन सीखी, अब हम सीखेंगे डिपॉजिटर की डेफिनेशन। हु इज डिपॉजिटर? डिपॉजिटर मीन्स डिपॉजिट करने वाला डिपॉजिटर। अब हमें यह देखना है कि रूल्स के अकॉर्डिंग डिपॉजिटर कौन कौन हो सकता है। एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, कंपनी आपने ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में, ये बात आप गौर करेंगे। Who has made डिपॉजिट। डिपॉजिट की डेफिनेशन पहले सीखेंगे तो ये ज्यादा समझ में आएगी। विद द कंपनी, डिपॉजिट विद द कंपनी। और अब आप बताइए, सोच के जरा, बिना किताबों को देखे, कि अगर मेंबर कंपनी के साथ डिपॉजिट करेगा तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? आप बिना कुछ देखे बताइए। याद आया? अगर आपको याद आया तो आप बधाई के पात्र हैं। सेक्शन 73। शाबाश। एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज मेड डिपॉजिट विद द कंपनी इन अकॉर्डेंस, शाबाश बेटा, इन अकॉर्डेंस with the provisions of section 73 of the Companies Act 2013। तो उस मेंबर को, वैसे तो वो मेंबर है, मेंबर की डेफिनेशन आपको किसी और जगह बताई है, यूजुअली जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर्ड है, जिसका नाम रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर में एंटर है, उसको हम मेंबर बोलते हैं। अगर किसी मेंबर ने कंपनी को डिपॉजिट किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73, ये बात याद करनी है यहाँ पे, अगर उसने डिपॉजिट किया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, तो उस मेंबर तो वो है ही। सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंबर नहीं रहेगा। चलो भाई, वो डिपॉजिटर हो गया तो मेंबर नहीं रहेगा, नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मेंबर तो वो रहेगा, लेकिन मेंबर के साथ साथ प्यारे बच्चों वो डिपॉजिटर भी कहलाएगा। बात समझ में आई आपके? यस, आई समझ में। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप।
लाइफ में पॉजिटिव रहना है बेटा, पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव दोस्त बनाने हैं और पॉजिटिव लोगों के साथ उठना और बैठना है। हम इस दुनिया में, ये दुनिया उस गॉड ने बनाई है, उस वाहेगुरु ने बनाई है और उसने हमें यहाँ भेज दिया है। ठीक है, तो दुनिया को चलाने की जिम्मेदारी उस दुनिया वाले के ऊपर है। अब उसने जिस रोल में हमें दिया है, हमारा काम ये है कि हम अपने अपने रोल को प्ले करें। अगर इंसान सिर्फ इतनी सी बात समझ ले कि उसे एक गॉड ने डेजिग्नेटेड काम करने के लिए यहाँ भेजा है, अगर सब लोग अपना काम बेहतर तरीके से करें तो मेरे ख्याल से इस दुनिया को हम बेहतर बना सकते हैं। तो हम बहुत लंबी चौड़ी किताबें, लंबी चौड़ी थ्योरी, ये वो भाषणबाजी से बात नहीं बनेगी। सिर्फ इतनी सी बात हम अमल में कर लें, हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अडॉप्ट कर लें कि गॉड ने हमें जिस काम के लिए चुना है हम वो काम अपना करें और बाकी जो भी रिजल्ट आए वो उस ऊपर वाले पे छोड़ दें। हम अपना कर्म करें, फल उस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें। ठीक है, तो वो ऊपर वाला पिता जो हमारा है, जो रियल हमारा फादर है, ठीक है, अगर हम दुनियादार के लिए काम करें, किसी दुनियादार के किसी के लिए काम करें, जब दुनियादार हमें पैसे देते हैं, तो जब हम अपनी लाइफ को गॉड के अकॉर्डिंग चलाएंगे, भगवान को साक्षी मानते हुए चलाएंगे, तो क्या वो हमारा पिता हमें हमारे जीवन में सहायता नहीं करेगा? जरूर करेगा, जरूर हमारी सफलता भी देगा और हमारी मेहनत में और हमारे कर्म में बरकत भी लेकर आएगा। तो आपने कंसेप्ट क्लैरिटी लेते हुए पढ़ना है। स्टूडेंट्स, जितनी मुश्किल आपको पढ़ाई लगती है उतनी नहीं है। ठीक है, बस आपकी सोच का फर्क है। अगर तो आप इसे बर्डन समझोगे तो ये बर्डन हो जाएगा। तो इसलिए तो कहा बेटा पॉजिटिविटी के साथ रहना है। अगर आप इसे एक गेम की तरह लोगे, इसे एंजॉय करोगे, तो ये गेम हो जाएगा, इसे आप एंजॉय करोगे। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप इसे बर्डन समझोगे तो ये बहुत बड़ा बर्डन है। जो पढ़ने को बर्डन समझता है उसके लिए तो इससे बड़ा बर्डन ही कोई नहीं है। ठीक है, तो गधे बनने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे स्मार्ट हो, बहुत स्मार्ट हो। ठीक है, ऊपर वाले ने कहते हैं कि हमारे जो धार्मिक किताबें हैं, मैंने बहुत पढ़ने का मुझे शौक है, तो उसमें लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पे बनाया है। यानी जैसा खुदा खुद है उसने अपनी शक्ल पे इंसान को बनाया है। और अगर विश्वास नहीं है तो कुरान शरीफ में लिखा है कि इंसान के बारे में, इंसान क्या है? अशरफुल मखलूकात है, यानी इस सृष्टि का सिरमौर है। इस सृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान। तो इसीलिए इंसान को दुख देना सबसे बुरी बात है। इंसान को किसी भी तरीके से दुख देना, उसे मारना, पीटना, गाली देना, डांटना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ा दुख दुनिया में, सबसे बड़ा पाप क्या है? कि किसी इंसान को तंग करना। ठीक है, वैसे तो तंग तो पेड़ पौधों को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इंसान को तो भूखे भी नहीं करना चाहिए। और कुरान शरीफ में लिखा है ये अशरफुल मखलूकात। और हिंदू धर्म पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा है नर नारायण देह, यानी जो इंसान है वो नारायण के रूप है, भगवान का रूप होते हैं इंसान। इसीलिए हर इंसान इज्जत का हकदार है। ठीक है, हर इंसान रोजगार का हकदार है, हर इंसान एक बेटर लाइफ का हकदार है। ठीक है, तो यहाँ इस दुनिया में आप आए हो, मेहनत करो और कॉन्फिडेंस के साथ इस दुनिया को जियो। ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें। गुरु ग्रंथ साहब में पंचम पातशाही ने लिखा है सकल सृष्ट तेरी पनिहारी, इस जग में तेरी सिकदारी। वो इंसान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे इंसान, सकल सृष्ट तेरी पनिहारी। ये पूरी सृष्टि, सूरज, चांद, तारे, जानवर, फसलें, पेड़ पौधे, फ्रूट्स, तो महाराज जी कहते हैं कि ये सारी सृष्टि मैंने इंसान तेरे लिए बनाई थी। ठीक है, सकल सृष्ट तेरी पनिहारी, इस जग में तेरी सिकदारी। तू राजा है इस सृष्टि का और तू अपने आप को कमजोर समझता है, लुटा हुआ समझता है, पिटा हुआ समझता है। नेगेटिव बात करना एक पाप है, अपने को कमजोर समझना पाप है। जब हमारे धर्म, हमारे सभी धर्म गूंज के, ठोक बजा के ये कह रहे हैं कि इंसान दुनिया का सबसे अच्छी चीज़ है, इंसान सबसे दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है, और उसके बाद हम अपने आप को नेगेटिव समझे, क्या हम अपने आप बन गए थे? हमें तो गॉड ने बनाया था। जब गॉड ने हमें बनाया था, क्या गॉड हमारे लिए कोई गलत चीज़ करेंगे? क्या गॉड कभी गलती करते हैं?
तो इसलिए अगर आप अपनी बुराई करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो इसका मतलब आप गॉड के एग्जिस्टेंस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं। तो अपने बारे में कभी भी डाउन फील नहीं करना, कभी भी अपने आप के बारे में गलत बात नहीं सोचनी, कभी भी अपने बारे को, अपनी हीन भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बस आप फोकस करिए कंसेप्ट के ऊपर। अगर भगवान ने आपको चुना है कि आप स्टूडेंट बनिए, तो एक अच्छे स्टूडेंट, बेहतरीन स्टूडेंट बन के दिखाइए और मेहनत करिए, झंडे गाड़ के दिखाइए। हम आपके साथ हैं, पग पग पे हम आपको आपका हाथ पकड़ के चलाएंगे। जितनी क्षमता भगवान ने हमें दी है, हम उस पूरी क्षमता को यूज़ करते हुए आपको इस रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे। आगे प्रभु इच्छा। शाबाश। डिपॉजिटर की डेफिनेशन हम कर रहे थे, तो पहला हमने देखा एनी मेंबर ऑफ कंपनी हु हैज मेड डिपॉजिट विद द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो सेक्शन 73 में अगर मेंबर डिपॉजिट करेगा तो वो डिपॉजिटर बन जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंबर नहीं रहेगा। मेंबर तो भाई वो रहेगा। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे बेटा, शाबाश, ध्यान से अपने बात को सुनना है। एनी पर्सन, साथ साथ नोट भी करना है, हु हैज मेड डिपॉजिट, अब बहुत ध्यान से बारीकी से पकड़नी है बात, असली बात यहाँ पे। हु हैज मेड डिपॉजिट विद द एलिजिबल कंपनी, यानी कंपनी मस्ट बी एलिजिबल। और कंपनी की एलिजिबिलिटी मैंने सेक्शन 76 में आपको अच्छे से बताई थी, तो इस पॉइंट को यहाँ पर नोट करते हुए चलना है। यानी एरी गैरी कंपनी में नहीं, एलिजिबल कंपनी में। एनी पर्सन हु हैज मेड डिपॉजिट विद द एलिजिबल कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ companies provisions of section 76 of Companies Act 2013। तो सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग जो डिपॉजिटर, एलिजिबल कंपनी में जो डिपॉजिटर बनेगा, जो भी पर्सन, एनी पर्सन का मतलब कोई भी पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, जिसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है, वो एलिजिबल कंपनी के साथ अगर वो सेक्शन 76 में डिपॉजिट करता है तो वो डिपॉजिटर कहलाएगा। आप बहुत अच्छे से इस सारे सेक्शन को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने शुरुआत में देखा बेटा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर आप डिपॉजिट करते हैं, तो अगर आप कंपनी में डिपॉजिट करते हैं तो लीगल फ्रेमवर्क हमने डिस्कस किया आपके साथ कि लीगल फ्रेमवर्क को हमने दो पार्ट में क्लासीफाई किया और बीच में एंड लिखा। एंड का मतलब ये है कि दोनों साथ एक साथ को एग्जिस्टेंट हैं, दोनों को एग्जिस्टेंट है मतलब दोनों एप्लीकेबल होंगे। यानी कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 73 to 76 एंड कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014। ठीक है, फिर आगे की हमने क्लास में क्या किया? आइए, हमने आगे की क्लास में एक डायग्राम बनाया। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज को आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। फिर हमने ये देखा कि अगर ये कंपनीज डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं तो इन सब के लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है, एनबीएफसी के लिए और बैंकिंग के लिए लीगल फ्रेमवर्क अलग है, तो हमने उसको डिस्कस नहीं करना। जो हमने जिक्र किया लीगल फ्रेमवर्क सेक्शन 73 to 76 एंड रूल्स कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स रूल्स 2014, ये किसके लिए बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। ये बात हमने सीखी और इसके बाद हमने डिपॉजिटर की डेफिनेशन सीखी अकॉर्डिंग टू रूल सब सेक्शन क्लोज 1 सब क्लोज डी। डेफिनेशन है ये, किसकी डेफिनेशन है? डिपॉजिटर की डेफिनेशन है। तो 73 में जो मेंबर कंपनी को डिपॉजिट करेगा वो डिपॉजिटर कहलाएगा, और एनी पर्सन अगर एलिजिबल कंपनी को डिपॉजिट करेगा तो सेक्शन 76 में वो डिपॉजिटर कहलाएगा। डिपॉजिट और डिपॉजिटर की डेफिनेशन अच्छे से आपने सीखनी है, सीख कर लिखनी है, लिख कर पढ़नी है। पढ़ने के बाद कोई डाउट फिर भी रह जाए तो मेरे नंबर पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, मैं फर्दर आपका डाउट दूर करूंगा। 9818050252। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शाबाश।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट कॉरपोरेट अपडेट्स आपको मिले और आप अगर हमारे लेक्चर फ्यूचर में भी आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में मिलता रहे, तो उसके लिए आप क्या करिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और आपको जब भी हम कोई भी वीडियो अपडेट करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर तो आपको उसका आपकी ईमेल में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।